नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। रुक करेंगे देश भर और दिन भर की बड़ी खबरों का। अगले 60 मिनट में दिखाएंगे आपको 60 खबरें। सबसे पहले रुख मुंबई का, जहां समता नगर में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई के मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना को लेकर उद्धव सरकार पर हमला बोला, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मदन शर्मा से बात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों पर इस तरह के हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पूर्व सैनिकों पर इस तरह के हमले की उन्होंने निंदा की और अपमानजनक बताया। उन्होंने मदन शर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। तो वहीं मुंबई में कथित शिव सैनिकों की गुंडागर्दी का शिकार हुए पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से बात की। मदन शर्मा ने खुद पर हुए हमले के बारे में बताया और कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जो हैं, वो अगर ठाकरे जी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा तो वो इस्तीफा दे दे। मदन शर्मा ने कहा कि उद्धव ठाकरे से मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। जनता को फैसला करने दीजिए कि कौन सी सरकार आकर कानून व्यवस्था संभालेगी। वहीं बता दें आपको कि शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गलत और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर वाली स्थिति है। मैं अपने ट्वीट से उद्धव ठाकरे का ध्यान गुंडाराज की ओर खींचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में 10 मिनट में 6 अपराधियों को छोड़ दिया गया। बता दें कि मुंबई पश्चिमी उपनगर कांदिवली में शिवसेना सैनिकों ने जो है शुक्रवार को पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर आधा दर्जन से अधिक शिवसेना समर्थक जो हैं उन्होंने जानलेवा हमला किया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता कमलेश कदम समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्हें शनिवार सुबह समता नगर पुलिस स्टेशन ने ही जमानत दे दी। पूर्व नौसेना अधिकारी ने सीएम उद्धव ठाकरे से संबंधित एक कार्टून को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। इसी के चलते शिव सैनिकों ने उन पर जमकर हमला किया और मार पिटाई की। देखिए, बहुत गलत है। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की, लेकिन टेबल बेल दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। अगर इस प्रकार से बातें होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये वातावरण तैयार हो रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शिवसेना समर्थकों ने एक पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इस घटना में लिप्त जो शिवसेना समर्थक थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब महाराष्ट्र में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस पार्टी नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर हमला बोला है। संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा है कि शिवसेना का ताजा तरीन गुंडागर्दी का सबूत रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की लाल आंख 65 वर्ष के इस बुजुर्ग को शिवसेना के समर्थकों ने इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने एक कार्टून लाइक किया था। धिक्कार है, शिवसेना के संस्थापक स्वयं एक कार्टूनिस्ट थे और सेना के जवानों के लिए उनके मन में अगाध प्रेम था। उधर मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन
शर्मा से मारपीट के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। सभी आरोपियों को जो है 5,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई, क्योंकि महामारी के दिशा निर्देशों के ध्यान में रखते हुए जमानत दी गई। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह जमानत राजनीतिक श्रेय के चलते मिली है। इधर परिवार ने भी इस जमानत पर सवाल खड़े किए हैं। मदन शर्मा ने अपने बेटे सनी शर्मा ने कहा है कि इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम महाराष्ट्र में सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और दोबारा चुनाव होना चाहिए। सनी शर्मा ने कहा है कि मेरे पिता पूर्व सैनिक हैं, लेकिन कायर भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया। बता दें कि मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी पर हमला करने में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पहले समता नगर पुलिस ने शिवसेना के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बाद में गिरफ्तार लोगों को एक जो शिवसेना का शाखा प्रमुख कमलेश कदम था, उसे जो है वो छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई मुचलके पर। सीनियर सिटीजन के ऊपर अटैक करने के ऊपर, और उनकी जान भी जा सकती थी। ये लोग जैसे मारे हैं, अभी तो एक ही फुटेज आया हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, बाहर का फुटेज आया नहीं है। उसको आप लोग देखेंगे तो और आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। क्या पुलिस ने लापरवाही दिखाई है धारा लगाने, ताकि नॉर्मल धारा लगाएं उनको आसानी से बेल मिल जाएगा? हाँ, लगाई तो है हम लोग ने। पुलिस ने लापरवाही की है इस पूरे मामले में? लापरवाही नहीं की है, जानबूझ के किया है। लापरवाही कैसे बोलेंगे हम लोग? वो लोग जानते हैं इसकी धाराएं क्या होनी चाहिए, तो इनको। रुक करते हैं बिहार का, जहां इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में रार चल रही है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिराग के तेवर अलग ही संकेत दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए के सभी घटक दल साथ मिलकर बिहार में चुनावी रण में उतरेंगे। एडीएस शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम में बोलते हुए नड्डा ने साफ कर दिया कि भाजपा और एलजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जेपी नड्डा ने बिहार में कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, इस पर चर्चा की। इसके साथ ही नड्डा ने लीची, मखाना जैसे उत्पादों पर भी जिक्र किया और आश्वस्त किया कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ेगा। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बार बार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। भागदलपुर में तिलका मांझी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्री टीयूए के संयोजक यशवंत सिन्हा ने केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि देश और प्रदेश को गर्त में जाने से बचाने के लिए उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारों की तादाद में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, लेकिन मोदी और नीतीश सरकार गहरी निद्रा में सो रही है। यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि वे दिन ब दिन वो दिन दूर नहीं जो देश के बेरोजगार युवा बगावत पर मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई बेरोजगारी की लड़ाई नहीं। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मेरी कोई प्राइवेट लड़ाई नहीं। लेकिन मैं विरोध करने के लिए मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देश और हमारा प्रदेश बिल्कुल गलत दिशा में है और 5 साल अगर यही निजाम चला तो अगले 5 साल में हम कहाँ जाते हैं।
रुख अब दिल्ली का करते हैं, जहां पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस इन अध्यादेशों का सड़क पर पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मानसून सत्र में जो है वो सदन में इन अध्यादेशों का विरोध करेगी और इस मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दलों को भी साथ लेने का प्रयास करेगी। केंद्र ने हाल ही में 3 अध्यादेश जारी किए थे। इनमें कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, किसान मूल्य आश्वासन समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश और आवश्यक वस्तु शामिल है। कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अब रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सदन के मानसून सत्र में इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई जाएगी। बात अब राजस्थान की, जहां राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर खींचतान सामने दिखती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव में जारी किए गए घोषणा पत्र को याद दिलवाया है। पत्र में पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से निकाली गई भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अंतर्गत आने वाली कई योजनाएं, विकास कार्य भी लगभग ठप पड़े हैं, जो कि पीड़ादायी है। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। पायलट ने पत्र लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया। पायलट ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में एमबीसी समाज को 5% आरक्षण देने का उल्लेख किया है। साथ ही पिछली सरकार के कार्यकाल में 2011 में ये समझौता भी हुआ था कि 4% अतिरिक्त पद जो हैं वो एनसीवी के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। उधर केरल में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जालील ने परिवर्तन निदेशालय के समक्ष एफसीआरए के कथित उल्लंघन मामले में पेशी के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस युवा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कांग्रेस के और भाजपा और यूथ लीग के कोकीझोर, त्रिशूल, मल्लमपुर, इडुक्की और कोट्यम समेत कई स्थानों पर जलील के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार रात विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई में विरोध में बीजेपी शनिवार को काला दिवस मना रही थी। तो वहीं जानकारी के मुताबिक कई स्थानों पर जो है पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियों का भी इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया और पानी की बौछारें भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के पुतले फूंके। राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चलाई और कुछ कार्यकर्ता इसमें घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने जली के मुल्लांपुर स्थित घर तक की मार्च किया। हालांकि ये भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कुछ ही दूरी पर उन्हें रोक लिया। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लालू यादव से मिलने पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे की इस मुलाकात में जो है सीएम बाहर निकले। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रिम्स के केली बंगले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है नजदीक हैं, राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी संबंध में लालू जी से चर्चा करने आए थे। उन्होंने कहा कि बिहार में मिलकर चुनाव लड़ने का बात हुई है। बता दें कि इसी वर्ष बिहार में कुछ वक्त बाद चुनाव होंगे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि लंबे अंतराल के बाद लालू प्रसाद का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए यहां पहुंचे थे। लालू प्रसाद का स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान ने बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि वो पूरी तरह से राजग के साथ हैं। भाजपा ने भी निर्णय लिया है।
हमारा पूरा समर्थन रहेगा। अभी तक एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बिहार की जनता की समस्या और मुद्दे उठा रहे हैं। जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि बीजेपी के किसी भी नेता के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई है, ना ही सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई है। वहीं बात कोरोना वायरस की करते हैं, जहां हर रोज मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते मामले जो हैं वो बढ़ने में एक कारण ये भी सामने आया है कि इसमें इजाफा लगातार जो है वो जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान लोगों को कोरोना के खिलाफ ढिलाई बरतने नहीं दी जाने की ये सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि जब तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं बन जाती तब तक उन्हें सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। इस बात को लोगों ने बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक नारे का साथ आए। प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वहीं उन्होंने कोरोना के लिए खिलाफ मास्क और सामाजिक दूरी की महत्व को लेकर भी एक बड़ा नारा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने शनिवार को अस्पताल में छुट्टी मिल गई। गोवा से लोकसभा सदस्य नाइक कोरोना वायरस संक्रमित से मुक्त हो गए हैं। 12 अगस्त को उन्हें पणजी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि नाइक को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले एम्स के विशेषज्ञों से सलाह ली गई। घर लौटने के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टरों की टीम के साथ एक मंदिर में आए। उनके साथ चल रही डॉक्टरों की टीम ने भारतीय चिकित्सा संघ की गोवा इकाई के पूर्व प्रमुख डॉक्टर शेखर सालकर भी शामिल थे। उधर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने देश और प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को अब जो है बड़ा आह्वान किया है। बसपा मुखिया ने देश के बेहद संकट और के दौर में गुजर रहे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की फीस माफ करने की मांग की है। मायावती ने इसे देश के भविष्य को संकट के दौर में उभारने का बड़ा मार्ग बताया है। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के भविष्य को लेकर ट्वीट किया है। मायावती ने कहा है कि कोरोना वायरस के दौर में लॉकडाउन से संक्रमित देश में आर्थिक मंदी से भीषण बेरोजगारी और जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों के फीस जमा कराने की समस्या बेहद संगीन हो गई है, जिसके कारण लोगों को कई जगह अब धरना प्रदर्शन के रूप में सामने आना पड़ रहा है। इस दौरान बच्चों को भी पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं, जो बेहद दुखद है। उधर बात अब यूपी के माफिया सरगना की अतीक अहमद के काले कारोबार पर योगी सरकार की कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जो है वो जारी है। पूर्व सांसद अतीक अहमद के कमर्शियल अवैध निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। अतीक की तरफ फ्री होल्ड भूमि पर इस निर्माण को वर्ष 2006 में शुरू करवाया गया था। हालांकि किन्हीं कारणों से मामला हाईकोर्ट में चला गया था। प्राधिकरण को मानचित्र शुल्क न जमा किए जाने के कारण बाद में इसे अवैध निर्माण घोषित करवा दिया गया। ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया गया। ये निर्माण सिविल लाइंस में हाईकोर्ट हनुमान मंदिर के पास हुआ। करोड़ों रुपए की इस अवैध संपत्ति पर पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में पीडीए की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट हनुमान मंदिर के पास अतीक अहमद के अवैध कमर्शियल निर्माण को जमींदोज करने के लिए पीडीए और नगर निगम की टीम पहुंची। आरोप है कि प्रॉपर्टी सरकारी नजूल की थी, जिसे हमजा उस्मान ने सरकारी संपत्ति होते हुए कब्जा कर लिया था और निर्माण करवा दिया था। शुक्रवार को भारी फोर्स के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए जमीन को सील कर दिया। उधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट फाइलिंग का कार्य शुरू हो गया है, जिस पर आईटीआई चेन्नई के विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के बाद 12 खंभों के नींव की खुदाई पर कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव
चपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण के आर्किटेक्ट आशीष सोनापुर कंपनी के एक्सपर्ट के साथ मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टेस्टिंग को लेकर शुरू किए गए कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षण के तौर पर पहला प्रयोग किया जा रहा है। मशीन में जो है वो 100 फुट का गड्ढा खोद कर गिट्टी भरी जाएगी, जिसके बाद 1 माह बाद इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का कार्य किया जाएगा। तो परीक्षण के तौर पर पहला प्रयोग कर रहे हैं वो, शायद उसमें वो कंक्रीट डालेंगे और फिर 1 महीने बाद अध्ययन करेंगे कि कंक्रीट ने कितनी ताकत प्राप्त की। उस ताकत को बढ़ाने के लिए, उस कंक्रीट की आयु बढ़ाने के लिए अगर कुछ और। रुक करते हैं खबरों में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 63 में माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए बैनर बांधा है। बैनर में के साथ ही माओवादियों ने ये भी पर्चे फेंके हैं कि वहां की जानकारी के अनुसार कोडेनार थाना क्षेत्र में बड़े आरापुर के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बीती रात माओवादियों ने बैनर बांधा और बैनर और पर्चे के माध्यम से माओवादियों ने 13 सितंबर को राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। तोकापाल के आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बैनर और माओवादियों के फेंके गए पर्चे बरामद किए। उधर नीति आयोग के समेत एनएमजीसी की टीम ने गांवपूट समेत आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने गंगा घाट के विकास समेत प्राचीन अवशेषों का जीर्णोद्धार कार्य जल्द आरंभ होने की बात कही। पिछले दिनों दिल्ली के नीति आयोग भवन में आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के गढ़ में तहसील क्षेत्र के पुरातन और देश के प्रथम गंगा ग्राम पुष्पावती पूठ के विकास के लिए विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिन्होंने जल्द ही विकास कार्यों पर खाका तैयार करने की प्रस्तुति देकर आगे के निर्देश दिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जीईई मेन 2020 की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें परिणाम में 24 छात्रों ने 100/100% हासिल किया है। इनमें से ज़्यादातर टॉपर्स तेलंगाना, दिल्ली और राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से 3, हरियाणा से 2 और गुजरात और महाराष्ट्र से 1 स्टूडेंट ने टॉप किया है। वहीं टॉपर्स की लिस्ट को देखें तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना के राज्य के स्टूडेंट्स की संख्या है जिन्होंने टॉप किया है। इसके अलावा दिल्ली में 5 स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर हासिल किया है। वहीं दिल्ली रेल मेट्रो निगम के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने अब सलाह सुझाव पूरी तरह अमल में हुआ है तो दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन में लोगों का सफ़र आसान हो जाएगा। डीएमआरसी के प्रबंधक निदेशक मंगू सिंह ने यात्रियों से कहा है कि वे व्यस्त समय में सफ़र करने से बचें। साथ ही नियोक्ताओं से भी अपील करते हुए कहा है कि वे कर्मचारियों को अलग अलग समय पर बुलाएं ताकि कर्मचारी व्यस्त समय की बाधा को तोड़कर मेट्रो में सफ़र कर सके। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अब दिल्ली मेट्रो भी पहले की तरह रफ्तार पकड़ने लगी है। सोमवार से दिल्ली मेट्रो के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चलने वाली एका लाइन और गुरुग्राम रैपिड मेट्रो में भीड़ का असर देखने को लगेगा। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वैसे तो डीएमआरसी ने संक्रमण से बचाव के लिए मेट्रो के सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की है। इसके अलावा कई अन्य कदम भी उठाए हैं।
उधर मथुरा के नैलियाल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। सड़क पर दौड़ रहे तेज रफ्तार वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। ओवर स्पीड रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन की ओर से पुलिस को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन पुलिस ने ओवर स्पीड पर लगाम नहीं लगाई। शेरगढ़ रोड पर रामा होटल के पास तेज रफ्तार जैनपर बस ने 3 व्हीलर टेम्पो टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो चालक की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मृतक के परिजनों ने गांव के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर धरना कर दिया। तहसीलदार राकेश सोनी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खोल दिया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया है कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर जानकारी साझा की है। सीएम ने अपने ट्विटर पर लिखा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की आखिरी साल की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार में पूर्व की भांति ऑफलाइन करवाया जाएगा, ताकि इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे। जारी की गई डिग्रियों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह न लगे। ये फैसला हाल ही में सीएम निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ने इस बारे में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने यूजी समेत विभिन्न कक्षाओं के लिए एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी किया है। यूनिवर्सिटी की कई फेज में परीक्षा आयोजन की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड और एमबीए जैसे कॉमर्स में दाखिले के लिए 23 अक्टूबर से 10 नवंबर की परीक्षा करवाई जाएगी। अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां अब भी पुलिस की निष्क्रियता से पंचायत की दबंगई का एक और क्रूरता भरा सबब बना है। पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी तो कुछ लोगों ने पंचायत के नाम पर दुष्कर्म पीड़िता से आरोपित युवक को लाठियों से पिटवाकर सभी के सामने माफी मंगवाई। घटना 2 दिन पहले की है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला है। इसके घिनौने कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो लोगों के सामने ही एक महिला युवक की पिटाई डंडे से कर रही है, जबकि अन्य लोग ये सब देख रहे हैं। एसपी जौनपुर ने बताया कि महिला ने युवक को 500 रुपये दिए थे, जिसे वो वापस मांग रही थी और युवक के पैसे वापस ना देने पर महिला ने उसकी पिटाई कर दी। महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक लड़की है, इसकी उम्र लगभग 22 साल है। इसकी शादी वहीं एक लड़के से तय हुई थी, पास के गांव के से 5-6 महीने पहले। वो शादी बताते लड़के वालों ने अब शादी करने से इनकार कर दिया है। वो कुछ अपने कारण बता रहे हैं, उसको लेकर के इन दोनों विवाद है इन परिवारों में। इसमें लड़की की तहरीर के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी मैटर में संज्ञान में आया है कि लड़के के घर वालों ने, जो माँ है, इसने किसी एक आदमी को, वहाँ पे एक लड़का है, उसे 500 रुपये दिया था किसी कार्य के लिए। 500 रुपये दिया था तो उसे मांग रही थी, वो नहीं दे रहा था। उसे लेकर के उन्होंने उससे जिद की। 60 में 60 खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं 60 मिनट 60 खबरों में बिहार के रोहतास का, जहां दावत के कई जिलों में कई महीनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के अंचल अधिकारी के पास गुहार लगाई गई। वहीं इस बारे में ग्राम पंचायत दावत के प्रमुख चंद्रमा सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि वहां अंचला अधिकारी ने ज़मीन मुहैया नहीं करवाई, जिसके चलते नाली का निर्माण नहीं हुआ। वहीं अंचलाधिकारी ने 2 महीने के अंदर ज़मीन मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। अगर ज़मीन मुहैया कराया जाता है तो हमारे ग्राम पंचायत ने तुरंत नाली निर्माण करवा दिया जाएगा। अंचला अधिकारी के पास लोग आए, हम भी वहाँ मौजूद थे। हमने सीओ साहब से कहे आप सरकारी भूमि हमें उपलब्ध करा दीजिए, हम नली का निर्माण करा देंगे। 2 माह का समय लिए, तब तक ये जो निजी भूमि वाले नली बांधी हैं उनसे हमने आग्रह किया, सीओ साहब भी आग्रह किया कि 2 माह के मौका दीजिए, आप नली वर्तमान में खोल दीजिए, क्योंकि आम जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है, घुटने में बहुत पानी लगा हुआ है। 2 माह को समय दीजिए, 2 माह के अंतराल में हम कोई समस्या निकाल कर नाली। उधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना के मरीजों की संख्या का इजाफा लगातार हो रहा है। दरअसल जिले में बैंक के 4 कर्मचारी 5 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बैंक प्रबंधन को बैंक कार्य बंद करने के निर्देश दिए, जिसके बाद बैंक के 4 दिन बंद कर दिया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अब 4 अन्य कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिला प्रशासन ने बैंक खोलने की छूट देते हुए कम से कम उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के मास्क लगाने के बाद ही बैंक में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बैंक प्रबंधन में लोगों की भीड़ लगी रहती है और नियमों को ताक में रखकर काम किया जा रहा है। इस मामले में एडीएम ने बैंक की व्यवस्था देखने की बात कही और सुधार करने के लिए निर्देशित करने का भी आश्वासन दिया। स्टेट बैंक शाखा जांजगीर नगरपालिका अंतर्गत जो है उसमें पूर्व में 4 पॉजिटिव आए थे। उसके बाद हमने उन्हें एहतियातन मना किया था कि पब्लिक को एंट्री ना दें, कोई भी आम जनता के लिए अभी बंद रखे। उन्होंने 4 डे बंद रखा था ब्रांच को, और उस दौरान टेस्ट और 4 पॉजिटिव आए तो उन सबको हॉस्पिटलाइज किया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि सैनिटाइज कराएं। उसके पश्चात ही कार्यालय को वो शुरू करें, और जो भी नेगेटिव। बात बिहार के औरंगाबाद की, जहां राशन और किरासन की मार झेल रहे ग्रामीणों ने फैंसर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में हंगामा कर दिया और डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र सरकार ने सभी को नवंबर माह तक खाद्य सामग्री नियमित रूप से देने की घोषणा की है और इसके बावजूद डीलर अनाज का वितरण नहीं कर रहे, जिसको लेकर आसपास के लोगों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मना कर दीजिए साफा कि आप लोग का 12 वार्ड का नंबर राशन नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं जाएंगे। बार बार हम लोग को बुलाते हैं, राशन नहीं देते। हम लोग उतना देर लेडीज पे घामा घुमरी में जाते हैं, पैदल वहाँ से आना पड़ता है, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं। ये सब मना। उधर यूपी के गोंडा में 6 से 7 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल मामला गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र का है, जहां घर से बगीचे के लिए निकली 2 नाबालिग 6 और 7 साल की जो बताई जा रही हैं बच्चियों के साथ गांव के ही एक युवक ने दोनों नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है। परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जहां दोनों नाबालिग बच्चियों की तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा लिया, लेकिन पुलिस अभी तक फरार अभियुक्त को पकड़ने में असफल रही। वहीं क्षेत्राधिकारी ने बताया कि स्थानीय थाने में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दोनों बच्चियों के मेडिकल के लिए गोंडा भेज दिया गया है, जहां अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। घटनास्थल पर उच्च स्तरीय जांच अधिकारियों ने निरीक्षण कर जायजा लिया और गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया।
एक हमारे गांव के रामचंद्र यादव का लड़का एक है शिव कुमार यादव, तो उसको अपने घर में बुला ले गए और उसके साथ में बलात्कार किया। आप कौन है? हम गाँव के हैं। कौन सा थाना लगता है? थाना उनके दे देंगे। तो यहाँ पे कुछ FIR दर्ज होने हो? जी हाँ, दर्ज हो। गिरफ्तारी हुई आरोपी की? अभी नहीं हुई है। उनके पिताजी को पकड़े हैं, फिर गिरफ्तारी नहीं। 2 बच्चियों जिनकी उम्र लगभग 6 व 7 वर्ष है, इनके साथ इनके गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई। प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़ित बच्चियों को मेडिकल परीक्षण हेतु गोंडा भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगा दी गई है। उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके का भ्रमण कर लिया गया है तथा उचित निर्देश दिए गए हैं। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर में मंदिर के सामने और आसपास की जमीन में 500 मीटर दायरे से अतिक्रमण हटाने के कोर्ट ने आदेश के बाद उज्जैन कलेक्टर और SP ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। प्रशासन सबसे पहले मंदिर के आगे के हिस्सों के मकानों के अधिग्रहण की कार्रवाई करेगा। इसके बाद इलाकों में अब प्रशासन की अन्य कार्रवाई की जाएगी। सरकारी या मंदिर समिति की जमीन पर मौजूदा अतिक्रमण हटाया जाएगा। महाकाल मंदिर के सामने और आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में होटलों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही पुराने घर भी मंदिर के सामने दिखाई देते हैं। ये सभी 500 मीटर के दायरे में आएंगे और या अब उज्जैन जिला प्रशासन जल्द कार्रवाई कर सभी को नोटिस थमाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि कोर्ट ने इस प्रक्रिया में 15 दिसंबर तक की तारीख तय कर दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय का उस पे कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें कुछ पंचामृत चढ़ाने को लेके भी निर्देश दिए गए हैं, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट से भी संबंधित दिए गए हैं और 500 मीटर के अतिक्रमण से संबंधित भी दिए गए हैं। तो उनकी स्टडी अभी मेरे द्वारा करी गई है और प्रबंध समिति की एक बैठक बुलाई जाएगी और जो भी डायरेक्शंस हैं उसके आधार। रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम को और केदारनाथ की तर्ज पर विकसित करने का मास्टर प्लान राज्य सरकार ने बनाया है। ये मास्टर प्लान 481 करोड़ रुपए का है। इसे 2025 तक पूरा करने का योजना तय की गई है। सरकार की योजना बद्रीनाथ क्षेत्र की मिनी स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप करने का ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य मंदिरों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार की हिदायत है कि इसे टूरिस्ट प्लेस की बजाय अध्यात्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मास्टर प्लान के अनुसार 85 हेक्टेयर क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम को विकसित किया जाना है। इस क्षेत्र में एक म्यूजियम, आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी। ये यहाँ आने वाले श्रद्धालु वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा जान सकेंगे। कनेक्टिविटी और पार्किंग की सुगम सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। इस संबंध में बद्रीनाथ के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल ने बताया कि पूरी प्लानिंग अधिकारियों के साथ चल रही है। हाल ही में PM मोदी ने भी इस योजना को लेकर राज्य सरकार से बात की है। उधर राजस्थान के सीकर के कस्बे में पुलिस ने शाकिर चोरों को गिरफ्तार किया है। 2 सितंबर को एक मोबाइल की दुकान में मोबाइल चोरी के आरोपी को पुलिस ने 1 सप्ताह में ही गिरफ्तार कर चोरी का बड़ा खुलासा किया है और माल बरामद कर लिया है। वहीं थानाधिकारी दातार सिंह ने बताया कि मोबाइल चोरी की जांच के लिए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और पुलिस CCTV कैमरे और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी के सभी मोबाइल बरामद कर लिए, जिनकी कीमत करीब 1,75,000 बताई जा रही है। उधर हरियाणा के करनाल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 वाहन चोरों को चोरी के मोटरसाइकिल सहित काबू किया है। आरोपियों के कब्जे की चोरी की कुल 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया। पकड़ी गई चारों मोटरसाइकिल थाना सिविल लाइन की एरिया से चोरी हुई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जुट गई है।
अच्छा जी, हमारे एसपी साहब सुरेंद्र भूरिया साहब ने शेयोवन करनाल में एक एंटी ऑटो थेफ्ट बनाया है, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। और मेरी टीम है, जो मेरी टीम ने कल गुप्त सूचना के आधार पर 2 लड़कियों को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया था, जिनमें दोनों लड़के उपलानी गांव जिला असंध के थाना असंध के रहने वाले हैं। इनको एक को हमने असंध से गिरफ्तार किया, एक को चिड़ाव मोड़ से, जो दोनों से और पूछताछ की। 2 मोटरसाइकिल और उन्होंने मानी, जो टोटल 4 मोटरसाइकिलें हैं जो थाना शिवलानी के एरिया की चोरी हैं। उधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में थाना नवागढ़ ग्राम केरा में मारपीट कर लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस के पास मारपीट और लूटपाट की शिकायत हुई थी, जिस पर आरोपी और उनके साथी ने मिलकर मारपीट कर लूट की थी, जिस पर थाना नवागढ़ अपराध कायम कर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उधर एमपी के बेतमा में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर में जन जागरण अभियान चलाकर जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान उन्होंने आमजन को और व्यापारियों से मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया। वहीं जन जागरण प्रमुख तरुण बियाणी ने बताया कि बाजारों के खुलने के लिए कोरोना महामारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। इसमें सावधानियां रखकर हम कोरोना को हरा सकते हैं। हमारे बेटमा नगर में व आसपास जिस प्रकार से कोरोना की संख्या बढ़ रही, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अभी हमारे यहाँ चौथी मौत भी बेटमा में 10 से 12 दिनों के अंदर हो चुकी है। और लोगों में जिस प्रकार से अनियमितताएं आ गई है, वह बेफिक्री आ गई है, उसी सबको व्यवस्थित करने के हिसाब से लोगों से आग्रह किया इस जन जागरण अभियान के तहत कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं। उधर बिहार में चुनाव का आगाज करते हुए युवा आरजेडी ने बगाहा के चखनी रजबटिया में राम जानकी मंदिर परिसर में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पार्टी में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और स्थानीय लोग जो है मौजूद रहे। बैठक के बाद आलमगीर रवानी ने जैसे ही अपने अभिभाषण में किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, तभी मंच पर बैठे पार्टी के पदाधिकारियों और मौजूद कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं हंगामे के दौरान काफ़ी हल्ला मचा। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद कहीं जाकर मामला शांत हुआ। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में 2,963 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। रायपुर में सबसे अधिक 938, जबकि दुर्ग में 315 और बिलासपुर में 239 मरीज मिले हैं। बता दें कि रायपुर में 19, बिलासपुर में, जांजगीर और रायपुर में 2-2 मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 31,002 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 58,643 पहुंच गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब सभी पेंशनभोगी एक अहम प्रमाण पत्र 31 दिसंबर तक जमा करवा सकेंगे। दरअसल पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ नवंबर में जमा करवाया जाता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विस्तारित अवधि के दौरान वितरण प्राधिकरण पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट पेंशन का भुगतान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का समय बढ़ने से बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी। उधर यूपी के बलरामपुर में सनकी पुत्र ने अपने पिता के दरवाजे की चौखट पर सिर पटक कर जान से मार दिया। दरअसल राजपुर पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामला राजपुर का है, जहां आरोपी ने अपने पिता को उनकी मां के साथ शराब के नशे में झगड़ा करते देखा तो आरोपी ने आक्रोश में आकर अपने पिता को दरवाजे की चौखट पर दे मारा, जिससे वो मौके पर बेहोश हो गया।
इसके बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान जहां लाया गया तो जहां कुछ दिनों के बाद उपचार के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, जिससे थाना राजपुर में आरोपी पुत्र पर 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं सीकर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में तहसील मुख्यालयों पर सरकारों को सद्बुद्धि देने और पटवारियों की तमाम मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ करवाया गया, जिसमें सभी पटवारियों ने भाग लिया। सद्बुद्धि राजस्थान पटवार संघ के तहसील अध्यक्ष पटवारी हंसराज ने बताया कि यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य पटवारियों की मुख्य मांग थी। पटवार संघ पिछले कुछ समय से अपनी वेतन विसंगति को दूर करने और सामत कमेटी की रिपोर्ट जारी रखने के लिए प्रयासरत है। इसलिए और ध्यान आकर्षित करने के लिए पटवार संघ ने सरकार सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन करवाया। गणपते स्वाहा ओम गणानां बात करते हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग की जारी गाइडलाइन के हिसाब से कॉलेज खोलने को लेकर चरखी दादरी में बच्चों और अभिभावकों को उनकी राय ली रही है। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल और अभिभावकों ने बताया कि स्कूल खोलने को लेकर उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक क्लास रूम में आधे बच्चों को बुलाया जाएगा। दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सरकार की तरफ से इजाजत मिलती है तो हम तुरंत कॉलेज खोल देंगे। अभिभावकों और बच्चों ने बताया कि वे आने को तैयार हैं। जब भी खुलेंगे तो बच्चे आ जाएंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में शराब खरीदने गए युवक को ठेके पर मौजूद दबंगों ने बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग युवक को लात घूंसे से मार रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक वीडियो मंजनपुर थाना क्षेत्र का वायरल हो रहा है। शराब के ठेके पे मारपीट की घटना हुई है। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास। बात उत्तराखंड की, जहां राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल जो हिमालय के पहाड़ों में बर्फ के बीच खिलता है। ये ब्रह्मा कमल बहुत ही दुर्लभ प्रकार की पुष्प जाति में आता है। ये कुदरत का करिश्मा है और इस ब्रह्मा कमल पुष्प की खासियत ये है कि ये ब्रह्मा कमल पुष्प बहुत कम समय के लिए खिलता है और कुछ समय खिलने के बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। इस ब्रह्मा कमल पुष्प की महक इतनी होती है कि यहाँ पर लगा होता वहाँ आसपास अति सुंदर महक वाली खुशबू फैल जाती है। पौराणिक मान्यता में ये भी कहा जाता है कि इस पुष्प में विष्णु और लक्ष्मी दोनों वास करते थे। वहीं मैदानी इलाके हरि की नगरी हरिद्वार में भी ब्रह्मा कमल खिला है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। मैं 2000 में बेंगलोर से लाया था छोटी सी पौध और 10 साल तक इसमें कोई फूल नहीं आए। इसकी बड़ी सेवा की। मैं इसके लिए जो है शुद्धता की ज़रूरत पड़ती है और उसके 10 साल के बाद से ये हर बार साल में 2 बार फूल आते हैं, मई जून और सितंबर अक्टूबर। और ये 4000 फीट की ऊंचाई पर इसके सभी पौधे पाए जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब उससे ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ ये भगवान के करिश्मा समझिए कि ये पेड़ है, क्योंकि यहाँ के भी क्लाइमेट इसके अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद इसमें फूल आते हैं। ये बहुत तो जिस तरीके से ये कुदरत का करिश्मा हुआ है, क्योंकि ये ब्रह्मा कमल जो है वो सिर्फ हिमालय की पर्वतों में ही पाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार में इसके खिलने की खबर आई तो स्थानीय लोगों का भी यहाँ पर तांता लगना शुरू हो गया, जिसके बाद मीडिया को खबर लगी और ये सुर्खियाँ बन गई। और ये स्थानीय परिवार है जिनके आंगन में ये ब्रह्म कमल खिला है।
बात महामारी की, क्योंकि कोरोना संकट के दौर में जहां सोने के लोगों को भारी मुनाफा दिया है, वहीं इसके भाव को लेकर भी निवेशकों और खरीदारों में काफ़ी संशय देखा गया है। कोरोना काल से पहले सोने के दाम को लेकर इस तरह असमंजस की स्थिति नहीं रही जितनी अब हो गई है। दरअसल कमजोर अंतर्राष्ट्रीय रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 191 रुपये की हानि के साथ 52,452 रुपये के प्रति 10 ग्राम रह गया है। कमजोर हाजिरी मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की, जिससे वायदा बाजार में 0.62% की गिरावट के साथ 51,452 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। सोना इसके पिछले सत्र में सोना 52,643 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। चीन और हांगकांग में काम कर रहे अमेरिकी राजनयिकों की गतिविधियों पर चीन ने नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। उनके इस पिछले साल अमेरिका में चीन के राजनीतिकों पर लगाए गए इसी तरह के प्रतिबंध की प्रतिक्रिया बताते हुए उचित कदम करार दिया है। किसी तरह के नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि अमेरिका के राजनयिकों पर पहले से ही चीन के किसी भी हिस्से में जाने और कॉलेज परिसरों तक पहुंचने के लिए प्रतिबंध है। बीजिंग ने अमेरिका से चीन के दूतावास और उनके कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग भी की है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये नियम बीजिंग में अमेरिकी राजदूत और पूरे चीन में स्थित वाणिज्यिक राजदूतों के वरिष्ठ राजनयिकों एवं अन्य कामों पर लागू होता है। हालांकि प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन के दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्र में सामान्य आदान प्रदान और सहयोग का समर्थन दिया जाएगा। उधर हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने ये जानकारी दी है। पेंटागन ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटने के लिए अलायंस को और मजबूत दे रहा है। पेंटागन ने बताया कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीडर वर्नर ने और मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा और सुरक्षा समझौते के लिए कार्य ढांचे पर दस्तखत किए। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि जिसे फ्रेमवर्क को लेकर समझौता हुआ है उसे हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन की टिकटॉक के लिए अमेरिकी परिचालन को बंद करने या उसे फिर अमेरिकी कंपनी को बेचने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने पिछले महीने एक कार्यकारी आदेश जारी कर चीनी कंपनी के सामने अपने अमेरिकी परिचालन का मालिकाना हक बदलकर स्थानीय कंपनी को देने या बंद करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया था। टिकटॉक पर चीन की इंटरनेट कंपनी वाइड डांस का मालिकाना अधिकार है। वाइड डांस की माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकटॉक को खरीदने की बातचीत चल रही है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ रहा हूं, 15 सितंबर को रहने वाली है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने यह भी कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है, या तो ये बंद होगी या इसे बेचेंगे। बता दें कि भारत टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। उधर कोरोना वायरस पर नियंत्रण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम ने खुद भारत के पड़ोसी मुल्क को तारीफ करने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। WHO प्रमुख ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। WHO के प्रमुख ने एक बयान में कोरोना से जंग में पाकिस्तान सरकार की रणनीतियों का समर्थन किया, जहां कोविड-19 से निपटने के लिए बरसों पहले बनाए गए पोलियो के बुनियादी ढांचे का सहारा लिया गया। 60 मिनट 60 खबरों में बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।